नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए वर्ष के मौके पर आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी हाँ, तो नया टॉपिक शुरू हो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जिनसे उन्हें भी इस टॉपिक का बेनिफिट हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को हिट करिए। तो बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्यों है? चाहे आप बीएससी में हो, चाहे आप एमएससी में हो, या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की लाइक आईआईटी जैम, गेट या नेट, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत वेटेज है। और आज का ये जो अपना वीडियो रहने वाला है वो रहेगा इंट्रोडक्टरी वीडियो। मतलब इसमें मैं आपको बताऊंगी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली क्या है और उसका क्या यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीनिंग क्या है। मान लीजिए आप इन फ्यूचर रिसर्च में जाते हो, आप डॉक्टरेट बनने वाले हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब आप न्यू केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज करोगे तो उनका स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कैसे पता लगेगा कि जो रिएक्शन आपने लगाई है एक्चुअली वही कंपाउंड बना है या नहीं बना है? तो उसके लिए साइंस की जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिस ब्रांच का हम यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, तो क्वेश्चन आता है कि मैम पहले के टाइम पे जब हम कंपाउंड सिंथेसाइज करते थे तो क्या करते थे? तब वहाँ पर जो कंपाउंड बना है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी करते थे। लाइक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते थे? हम स्टडी करते थे विस्कोसिटी, ठीक है, इसके अलावा सरफेस टेंशन, और इनसे पता लगाते थे कि बनने वाला कंपाउंड क्या बना है। लेकिन इनसे हमें एक्चुअल कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्ट नहीं पता लगता था। इस वजह से आज के टाइम पे जो नई टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर? मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में एक कंपाउंड है जो मैंने सिंथेसाइज किया। इस कंपाउंड पर सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन करवाई जाती है कंपाउंड के साथ में, और यहाँ से जो ये एमिट कर रहा है रेडिएशन को, इन्हें ले लेते हैं हम एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें एक पैटर्न मिलता है जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इस पैटर्न को? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, जो कंपाउंड आपने सिंथेसाइज किया उस कंपाउंड पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन करवाई जाती है, और इन रेडिएशन से, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये रेडिएशन जब एमिट करता है तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो हमें पैटर्न मिलता है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करके बताया जाता है कि एक्चुअल में जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड क्या है। उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें मिलता है इस टेक्निक के हेल्प से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि जब भी रिसर्च होता है, न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, वहाँ पर हमेशा यूज़ आती है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसलिए इसको पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। तो ये स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली, इसकी एनालिसिस से हमें पता चलता है कि केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये तो हमारी इंट्रोडक्टरी बात हुई। अब एक टर्म मेरे पास में यहाँ पे आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? तो समझिए इसको। देखो, दो टर्म इसके अंदर आ रही है, एक है इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेटिक। इसका मतलब ऐसी रेडिएशन, ऐसी वेव्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो। पहली चीज क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट हैं। और ये दोनों कैसे होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये जो ऑसिलेशन होगा इनका वो कैसा होगा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर मैं इसको कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर देखो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ब्लू लाइन से यहाँ पे शो किया हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा? वाई एक्सिस पे हो जाएगा।
और ये जो y एक्सिस है, देखो यहाँ पे अपने पास में x एक्सिस, इसको मैंने कहा z एक्सिस। ये z एक्सिस कौन सा है? जिसमें हम उन वेव्स को प्रोपोगेट करवा रहे हैं, मतलब स्पेस में किस डायरेक्शन में हम उन्हें प्रसारित कर रहे हैं वो डायरेक्शन मेरी है z डायरेक्शन। तो ये क्या है एक्चुअली? ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन है इनकी प्रोपोगेशन की, वो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो प्रोपोगेशन इनकी स्पीड होगी ये किसके बराबर होती है? लाइट की स्पीड के बराबर। मतलब इनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। इसका मतलब कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमें पता है लाइट की वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने तिरछी लाइन से, जो येलो लाइंस है, इससे हमने यहाँ पे डिनोट किया है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन है। हमें पता है एक्स वाई जेड जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेव्स, 1 इलेक्ट्रिक एंड 1 मैग्नेटिक, प्रोपोगेटिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो हमेशा इनकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यहां तक की कहानी समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एनर्जी की फॉर्म होती है, इसका मतलब अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो देखो यहां पर ये रेडिएशन एमिट भी हो सकती है और अब्सॉर्ब भी हो सकती है, लेकिन एनर्जी की फॉर्म होने की वजह से ये कैसी होगी? क्वांटाइज्ड होती है। और ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन को हम क्या कह देते हैं? फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सारी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती है। सेम वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उनकी एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये डिफरेंट जरूर होती है, लेकिन वेलोसिटी कैसी होती है? सेम होती है। ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और अभी मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगी, आपको नोट्स बनाते चलिएगा साथ के साथ में इस टॉपिक के, ताकि लास्ट में बाद में आपको वापस बार बार इन वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इनकी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपोगेशन। मतलब ऐसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इनको स्पेस में प्रोपोगेट करवाने के लिए। ये वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में एक और टर्म हमारे पास में आती है, डिस्पर्जन। क्या मतलब है इसका समझिए। मान लीजिए मेरे पास में एक व्हाइट लाइट है। इस व्हाइट लाइट को जब मैं प्रिज्म से पास करवाऊंगी तो क्या होता है? ये स्प्लिट हो जाती है। ये व्हाइट लाइट है, जैसे इसको प्रिज्म के थ्रू पास करवाया जाता है ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। और स्प्लिट होने का जो टर्म है, जो फिनोमिना है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। आप लोगों ने सनलाइट देखी है? सनलाइट कैसी होती है? व्हाइट होती है। जैसे ही वो प्रिज्म में से गुजरती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है और हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसे हम कहते हैं रेनबो, है ना। रेनबो के अंदर जो 7 रंग होते हैं विबग्योर, जब आप उन्हें देखते हो बारिश के टाइम पे इतना सुंदर हमें रेनबो दिखाई देता है, वो क्या है? एक्चुअल में स्पेक्ट्रम ही है। सबसे पहले जिस स्पेक्ट्रम की स्टडी की गई है, जिसे देखा जाता है, बचपन में ही हम लोग देख लेते हैं, वो स्पेक्ट्रम होता है रेनबो। तो ये कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 कलर स्प्लिट हुए, डिस्पर्जन हो रहा है इनका। और डिस्पर्जन होने की वजह से जब फोटोग्राफिक प्लेट पे इन्हें देखते हैं तो ये 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं, बड़े ही प्यारे। तो ये एक्चुअल में क्या है? स्पेक्ट्रम। यहाँ पे एक और टर्म आपको ध्यान रखनी है, सिंगुलर वर्ड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं और जो इनका प्लूरल फॉर्म है उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रा। तो कई बार हम बोलने में स्पेक्ट्रा यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा का क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ये इनकी प्रॉपर्टीज तक आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास में कुछ टर्म्स मैं आपको समझाऊंगी। यहां से क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम के अंदर, बट ये हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे बढ़ेंगे ये टर्म्स बार बार यूज में आती है, और वहां पर इन टर्म्स का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं समझ पाओगे, आपका बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली टर्म मेरे पास में क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले तो इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये हम सभी को पता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है 2D के अंदर।
ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसमें ये जो टॉप पार्ट है, पीक्स जो होती है, इसे कहा जाता है क्रेस्ट। क्या कहते हैं इन्हें? क्रेस्ट कहते हैं। और ये जो पोर्शन है नीचे वाला, इन्हें कहा जाता है ट्रॉफ। ठीक है, तो दो सक्सेसिव, ध्यान रखना, दो सक्सेसिव क्रिस्ट, सक्सेसिव बोला है, ऐसा नहीं आप एक तो ये ले लो और एक इसके आगे क्रिस्ट है उनके बीच की डिस्टेंस ले लो। सक्सेसिव होने चाहिए, दो आसपास में जो क्रिस्ट होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है वेवलेंथ, या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे भी हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो इस वेवलेंथ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्ड ध्यान रखना, सक्सेसिव होने चाहिए। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या क्या हो सकती है? एंगस्ट्रॉन हो सकती है, नैनोमीटर या माइक्रोमीटर, ये होती है इनकी यूनिट। नेक्स्ट टर्म मेरे पास में है वेव नंबर। वेव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब है इसका? समझिए, द टोटल नंबर ऑफ वेव, मान लीजिए मेरे पास में स्पेस में ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से कितनी वेव्स पास हो रही है, उनका नंबर क्या है, एक्चुअली उसे कहा जाता है वेव नंबर। नंबर आ रहा है ना, वेव का नंबर, तो इसका मतलब इसकी अगर मैं बात करूं यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। और वेव लेंथ और वेव नंबर में इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। तो वेव नंबर सिंपल सा क्या मतलब है? द टोटल नंबर ऑफ वेव विच कैन पास थ्रू अ स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये मतलब होता है वेव नंबर का। एक और टर्म जो हम बार बार यूज करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? देखो, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही है, कितना नंबर है उनका, एक्चुअली उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। वापस समझो इसको, किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट है हर्ट्ज। और ये क्या होता है? ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो जब मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज c, एंड दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पता भी होगा आप लोगों को, म्यू इक्वल टू c/λ। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टर्म था, दैट इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है? एनर्जी। देखो, एनर्जी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है हमारा? प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी, अभी अभी पढ़ के आए हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था c/λ। अगर मुझे वेवलेंथ की टर्म में लिखना हो एनर्जी को, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इक्वल टू hc/λ। तो इसका मतलब h और c दोनों कांस्टेंट है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ E और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसकी हेल्प से हम आगे समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो देखते हैं आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनको अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। क्या कहा मैंने? वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी अभी मैंने आपको रिलेशन बताया है, ये रिलेशन होता है हमारे पास में। तो अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इसका मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, और जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर देखो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, गामा रेज, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। तो इसका मतलब इधर से इधर जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब है एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और एनर्जी डिक्रीज होगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जबकि गामा रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो कैसे इसे लर्न करना है। टेक्निक मैं वापस से बता देती हूँ लर्न करने के। यहाँ पे देखो, एक्सयूवी गाड़ी सभी ने देखी है,
बैठने की इच्छा भी होती है उसमें। लेकिन ग्रीन कलर की एक्सयूवी देखी किसी ने? नहीं देखी। तो कैसे इसको लर्न करना है, उसी टेक्निक से हम लोग इसे लर्न करेंगे। देखो यहाँ पर गामा रेस का जो जी है, तो यहाँ से मैंने लिया ग्रीन, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में? ग्रीन। ग्रीन के बाद में एक्स यू वी, एक्स फॉर एक्सरे, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, वी फॉर विजिबल रीजन। ग्रीन एक्स यू वी इन आई मतलब इंफ्रारेड, ये क्या हो गया? इंफ्रारेड। इन माई, माई एम फॉर माइक्रोवेव, आर ए एन जी ई, रेंज, आर फॉर रेडियो वेव्स। ग्रीन एक्सयूवी इन माई रेंज। कैसे आप इसे लर्न कर सकते हो? तो यहां से जी फॉर गामा रेज, एक्स से एक्स रेज, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में जब लॉन्गर वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और एनर्जी कम हो रही है। इसको समझो किस तरीके से है। हमारी मान लीजिए एनर्जी कम हो रही है, तो एनर्जी कम होगी तो हम धीरे धीरे चल पाएंगे, और जब हम धीरे धीरे चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो दो सक्सेसिव क्रिस्ट हैं, ये देखो ये जो पीक है, इन्हें क्रिस्ट कहते हैं हम लोग, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। और जैसे ये बढ़ गई, वेवलेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जबकि इसके उल्टा क्या होगा? जब एनर्जी ज्यादा होगी हमारे अंदर तो हम फटाफट भागेंगे, और फटाफट भागने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी हमारी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस जो है ये कम हो गई। इसका मतलब वेवलेंथ यहाँ पे क्या है? बहुत कम है। ये मतलब होता है इन तीनों के रिलेशन का। ये आपको यहां से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? एक और चीज देखो इसके अंदर, ये देखिए विजिबल रीजन में अभी जो हमने 7 कलर्स देखे थे रेनबो के, ये कलर्स इस तरीके से हमें शो होते हैं, दिखाई देते हैं। और इसके अंदर ये जो विबग्योर है, ठीक है, आपको पता है इसके अंदर VIB, विबग्योर, GYOR, बताओ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये। क्या मतलब होता है? नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बताऊंगी आपको। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग हो रही है इसके अंदर। लेकिन यहां क्या ध्यान रखना है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि विबग्योर में, विजिबल रीजन में वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस कलर की होती है, तो ध्यान रखना रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि वॉयलेट कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो कैसे इसको लर्न करना है, ये आपको यहां से टेक्निक से हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों ये मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ध्यान रखना, ये जो हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वो स्पेक्ट्रम हर कंपाउंड के लिए अलग अलग मिलता है। मतलब हर कंपाउंड की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे कोई भी दो कंपाउंड्स नहीं है दुनिया के अंदर जिनका स्पेक्ट्रा एकदम सेम मिल जाए, हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनके स्ट्रक्चर को इसकी हेल्प से। तो अगर मैं सिंपल टर्म में आपको डेफिनेशन समझाऊं अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये क्या हो जाएगा? इट मे बी डिफाइंड एज इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये मैटर के द्वारा अब्सॉर्ब भी की जा सकती है और एमिट भी की जा सकती है। लेकिन इनको जिसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो रेडिएशन हमने अब्सॉर्ब और एमिट की, उसके आधार पर हम इन स्पेक्ट्रम को फिर से डिफरेंट टाइप्स में बाइफर्केट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप में बाइफर्केट करने का मतलब है जो स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे पास में वो दो तरह के होते हैं, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये क्या क्या है इनका मतलब, ये मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज क्योंकि हमने केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।